हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स पढ़े थे। फिजिक्स में क्लास 9 का चैप्टर पढ़े थे मोशन। मोशन में हमने पढ़ लिया था, हमने गति पढ़ लिया था। गति किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु समय, गति किसको कहते हैं हम लोग पढ़ लिया था कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उसे गति कहते हैं। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हमने पढ़ा था सरल रेखीय गति में, फिर पढ़ा था दूरी किसको कहते हैं। दूरी की परिभाषा हमने ज्ञात किया कि जब कोई वस्तु एक जो मतलब कि पूरा पथ की लंबाई जितना ये तय करेगा, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, पथ की पूरी लंबाई को, पथ की पूरी लंबाई को जितना भी ये पथ होगा उसकी पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच जितना पथ की पूरी लंबाई होती थी उसको हम दूरी कहते थे। फिर हमने विस्थापन पढ़ा था। विस्थापन में हमने क्या देखा था कि प्रारंभिक जो कोई वस्तु है, वस्तु जो चल रही है पूरी दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गई, जो पूरी दूरी चल रही है तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते थे। ठीक है, न्यूनतम दूरी को, जो भी न्यूनतम दूरी होगा उसको मान लीजिए ऐसे चले त्रिभुज में, तो ऐसे इतना तो पूरा, इसको मान लीजिए दूरी को व्यक्त करना होगा। दूरी इतना हो गया, मान लीजिए 5 किलोमीटर और ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, दूरी पूछेंगे तो दूरी क्या कर देंगे, 6 5 दोनों जोड़ देंगे 11 किलोमीटर। ठीक है, अब लेकिन हमसे इसमें क्या करना, विस्थापन में हम क्या करेंगे, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। इसको नहीं, न्यूनतम दूरी यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी न्यूनतम सीधी दूरी को। अब मान लीजिए ये ए बी और सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया, ये 5 है 6 है। अब ए सी बराबर, ए सी जो होगा वो विस्थापन होगा आपका। ठीक है, ए सी विस्थापन होगा तो ए सी बराबर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है, ए सी, अगर मान लीजिए हमको ए सी इसमें भुजा ज्ञात करनी है, जब ए सी याद करेंगे तो ए सी बराबर क्या होता है, ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे, बी सी का स्क्वायर करेंगे। जो भी उत्तर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, तो 5 5 25 हो जाएगा, प्लस 6 यहाँ के 36। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे 6 5 11 और 3 2 5 1 6, अंडर रूट में 61, जो भी होगा अंडर रूट में 61 किलोमीटर विस्थापन आएगा। ठीक है, विस्थापन हम लोग सीधी दूरी को कहेंगे, जो भी रहेगा प्रारंभिक बिंदु था या अंतिम बिंदु था, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, इतना समझ गए थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं गति के परिभाषा हम लोग पढ़ लिए थे, और हम लोग इसे एक बात और जान लीजिए कि जो दूरी है, दूरी को हम लोग क्या कहते हैं कि दूरी को ओडोमीटर से नापते हैं। दूरी को किससे नापते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर गाड़ी वगैरह में लगा रहता है, कार वगैरह में देखेंगे ओडोमीटर की कितना किलोमीटर चल चुकी है कार या कितना किलोमीटर चल चुकी है बाइक, इस ओडोमीटर से ही पता चलता है कितना किलोमीटर चल चुका है। तो दूरी को किस यंत्र से नापते हैं, ओडोमीटर द्वारा नापते हैं। इतना समझ गए। आइए चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग गति तो पढ़ चुके हैं, अब गति के प्रकार होते हैं। अब मान लीजिए गति के प्रकार में एक गति होता है, एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति। ठीक है, पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग एक समान गति। एक समान गति में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जो वस्तु है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, मतलब जो समय अंतराल है, मान लीजिए कि ये देखिए कोई इतना दूरी हो गया, ये यहाँ पे 10 20 मान लीजिए हो गया 10 किलोमीटर, ये यहाँ पे पहुँचता है तो 20 किलोमीटर हो जाता है पूरी, और ये हो गया 30 किलोमीटर। ठीक है, ये है यहाँ 0 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इतना दूरी तय करता है वो 10 सेकंड में। ठीक है, 10 किलोमीटर, फिर से अगला दूरी तय करता है, फिर से 10 सेकंड में, फिर अगला दूरी करता है 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड में यहाँ टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 10 सेकंड में इसके बीच की दूरी देखिए 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 10 किलोमीटर है।
ये 10 किलोमीटर है, और इसके बीच की दूरी भी 10 किलोमीटर है, और इसके बीच की दूरी भी 10 किलोमीटर है। अब देखिए 10 किलोमीटर, देखिए ये 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर 10 फिर 10 20 हो जाएगा, फिर 10 20 और 10 30 हो जाएगा। मतलब देखिए 10 किलोमीटर 10 सेकंड में चला, फिर अगला 10 किलोमीटर फिर 10 सेकंड में चला, फिर अगला 10 किलोमीटर क्या चला 10 सेकंड में चला। देखिए 10 किलोमीटर चलने में समय समान ले रहा है, समय समान ले रहा है, हर बार समय समान ले रहा है। मतलब यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। ठीक है, अब आइए अभी हम लोग अब क्या कर लेते हैं कि आप असमान गति पढ़ लेते हैं। एक समान गति हमने सीख लिया। अब मान लीजिए आपको देता है असमान गति, दूसरा टाइप हो गया असमान गति। असमान गति, असमान गति में क्या कर लेंगे दोस्तों, वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा था, ये समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा। अब ये मान लीजिए कि ये वही हो गया, ये यहाँ पे यहाँ 10, ये 20 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से 20 की दूरी कितना है, ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया, ये मान लीजिए 15 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच दूरी मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब सब में समय समान लग रहा है, इसमें भी 10 सेकंड लग रहा है, इसमें भी 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, और यहाँ भी 10 सेकंड लग रहा है। अब देखिए ये पहले 10 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। दूसरे 10 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। लास्ट के 10 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। देखिए समय तो समान है, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 समय 10 सेकंड, लेकिन दूरी क्या है, अलग अलग है। यही हम लोग कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, देखिए इधर असमान दूरी है, इधर 10 है, इधर 15 है, 5 है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। आइए इन दोनों का हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, क्या कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक समान गति किसको कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम समान गति कहते हैं। इतना देख लिए। देखिए 20 सेकंड में, पहले 20 सेकंड में क्या करा 10 किलोमीटर, दूसरे 20 सेकंड में फिर 10 किलोमीटर, फिर तीसरे 20 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर। समय समान है, दूरी भी समान है, समय समान है, दूरी भी समान है, मतलब एक समान गति है। देखिए समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। अब देखिए यहाँ असमान गति। असमान गति मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। देखिए समय तीनों में समान है, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, लेकिन दूरी देखिए पहले 20 सेकंड में 10 किलोमीटर, दूसरे 20 सेकंड में 15 किलोमीटर, अंतिम के 20 सेकंड में 5 किलोमीटर। मतलब कि समय समान लेकिन दूरी अलग अलग है। इसको क्या कहेंगे तब, असमान गति कहेंगे। समान गति और असमान गति हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे चाल। ठीक है, चाल किसको कहते हैं। मान लीजिए कि एकांक समय में मतलब इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु की चाल कहेंगे। मान लीजिए कि या तो हम कह सकते हैं कि जो किसी वस्तु द्वारा दूरी चली जाएगी और समय के अनुपात को हम चाल कहेंगे। मतलब इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहेंगे, हम चाल कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चाल पढ़ रहे थे, चाल को हमने समझ लिया था। देखिए क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। कोई भी वस्तु जो एकांक समय में तो दूरी तय करती है उसी को हम वस्तु की चाल कहेंगे। देखिए अब इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण मतलब क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। जब दिशा की नहीं होती है तो क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया। चाल क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। ठीक है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। चाल क्या होगा, एक अदिश राशि हो गई। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अदिश राशि है। अदिश राशि में मतलब कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अब क्या कहते हैं कि अब मान लीजिए कि इसका जो वस्तु है, वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी यस है। जो वस्तु था ये माना वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यस तथा लिया गया समय टी है। देखिए
तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए वस्तु द्वारा समय की गई चाल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दूरी लिख लेते हैं, दूरी। अब देखिए समय कैसे आएगा, देखिए लिखा गया था एकांक समय में, एकांक समय में मतलब एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते थे, चाल कहते हैं। तो समय से भाग देना पड़ेगा हमको, दूरी बटा समय। अब चाल की एक परिभाषा निकल के और आ गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में जब हम समय से भाग दे देंगे तो हमें चाल प्राप्त हो जाएगी। ऐसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं। कुल दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड कहाँ से आया था, इसको देख लेते हैं। दूरी की मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। हमको पता है सेकंड की मात्रक क्या होता है, मतलब समय की मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे आ गया, मीटर प्रति सेकंड यहीं से आया है, दूरी बटा समय से मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय और मीटर प्रति सेकंड। चाल को मान लीजिए हम क्या दे देते हैं, v दे देते हैं। अगर इसको v बोल देंगे तो इसी का दूरी क्या था, s था, समय क्या था हमारा t था, v इक्वल टू s बटा t, यहाँ आ गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड आता है इंग्लिश में, आता है हिंदी हो गया मीटर प्रति सेकेंड। इतना समझ में आ गया आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं औसत चाल। अब औसत चाल किसको कहेंगे, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उस वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, औसत चाल कहेंगे। जो कोई वस्तु है उसके द्वारा जो पूरा दूरी तय कर रहा है, उस पूरा दूरी का योग प्लस उसको दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को तो क्या कहेंगे हम लोग, औसत चाल कहेंगे। अब मान लीजिए कि माना S1 दूरी तय करने में लगा समय क्या हो गया, S1 दूरी तय करने में लगा समय T1। S1 दूरी तय करने में लगा समय T1 हो गया, T1 तथा मान लीजिए S2 दूरी तय करने में लगा समय T2। अब देखिए परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा औसत चाल। औसत चाल बराबर निकाल लेंगे अब हम, मान लीजिए औसत चाल बराबर परिभाषा क्या रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की है कुल दूरी S1 प्लस S2 करेंगे तब कुल दूरी मतलब लेंगे यहाँ कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। औसत चाल की परिभाषा हो गया, मतलब कि सूत्र हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, देखिए कुल दूरी क्या होगा, S1 दूरी तय करने में लगा समय T1 और S2 दूरी तय करने में लगा समय T2। कुल दूरी क्या हो जाएगा, देखिए S1 प्लस S2 करेंगे तब पूरा कुल दूरी होगा, दोनों मिला के S1 प्लस S2 और बटा में दोनों समय मिला देंगे, कुल समय है बटा में T1 प्लस T2। इसी प्रकार कितनी भी दूरियां हो सकती हैं, कितना भी समय हो सकता है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। वस्तु द्वारा तय करने में जो दूरी तय करने में लगेगा कुल समय, उसी को हम क्या कहेंगे, वस्तु का औसत चाल कहेंगे, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे इसी कड़ी में बढ़ते हैं हम लोग। वेग बढ़ते हैं। वेग मतलब वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, हम वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है। किसी देखिए निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में, वहाँ पे वेलोसिटी चाल में नहीं था ये, वहाँ पे बस था एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते थे। यहाँ किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है, इसका एक परिभाषा और हो सकता है और चाल का भी एक परिभाषा और हो सकता है, ठीक है। इसका एक परिभाषा और क्या होगा, अब होगा कि एक परिभाषा होगा विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर
विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो छोटा सा परिभाषा लिख लीजिए, या तो ऐसा, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, अब से तो विस्थापन इसलिए क्योंकि विस्थापन पहले से एक निश्चित दिशा में होती है, दो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी होती है विस्थापन। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग की परिभाषा ये हो सकती है, तो दूसरा परिभाषा हमने जो लिखा था, किसी वस्तु द्वारा किसी एक निश्चित दिशा में एकांत समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग वेग कहते थे। ठीक है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यह एक सदिश राशि है। अब देखते हैं, माना विस्थापन, यहाँ विस्थापन परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय, मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर मतलब भाग होता है, दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब देखिए, वेग बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन और बटा में समय। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो है ये है एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग हो गया। इसी प्रकार हम लोग चाल ज्ञात किए थे, चाल में भी क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर हम यहाँ परिभाषा लेते हैं चाल में क्या हो जाएगा? दूरी परिवर्तन के दर पे क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सिंपल तरीका मतलब याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कितना समझ गए आप लोग? अब देखिए, अब चाल हो गया, अब औसत वेग हमको ज्ञात करना हो। औसत वेग क्या करेंगे? तो किसी वस्तु को मतलब कि यदि वस्तु क्या है, समान वेग से चल रही है, तो क्या हम लोग औसत वेग बढ़िया समझते हैं। 1 मिनट रुके रहिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग औसत वेग पढ़ते हैं। औसत वेग किसको कहेंगे? अब इसका कंडीशन है, कंडीशन में क्या है? जब वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो, असमान रूप से परिवर्तित ना हो, समान रूप से परिवर्तित हो वेग उसका। ठीक है, जब वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होगा, तब परिभाषा क्या होगा औसत वेग का? वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य को, अंकगणितीय माध्य मतलब वही जो हम लोग कहते हैं, मतलब नॉर्मल औसत निकालते हैं, उसी को अंकगणितीय अर्थमेटिक मीन होता है। अंकगणितीय माध्य को औसत वेग कहते हैं, मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य को औसत वेग कहते हैं। अब मान लिया कि प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, तो किसी मान लीजिए कि दो संख्याएं मान लीजिए कोई होता है, मान लीजिए कि x और जब y होता है, उसका अंकगणितीय मान का फार्मूला होता है x प्लस वाई बटा में द्विगुणी संख्याएं होंगी 1 और 2। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ जैसे कि 3 वेग हो जाएंगे u v w, तो हो जाएगा u प्लस v प्लस w बटा 3 वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कहते हैं? अंकगणितीय माध्य को क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। दो संख्याएं थी x और y, उसका अंकगणितीय माध्य क्या होता था? x प्लस वाई बटा 2। इसी प्रकार हम लोग देख लेंगे औसत वेग। औसत वेग क्या हो जाएगा तब? औसत वेग इक्वल टू औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग, दो है, चाल 1 और 2 चाल हैं बटा 2, जिससे उसमें संख्याओं का आपको बताया है कि कैसे होता है। अब हमने इसको माना हुआ था, तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है बटा में 2। अब मान लीजिए इसको हमने v एवरेज मान लिया। v एवरेज मतलब औसत होता है। v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस v बटा 2। अब देखिए, इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग लोग समझ लिए। इसमें कंडीशन क्या था? जब वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, तब वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य को हम लोग औसत वेग कहते हैं। मान लिया प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, तो औसत वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटा में 2। माना था हमने u प्लस v हो गया बटा 2 हो गया, v एवरेज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस v बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब देखिए, y में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है। y में कितना होता है ध्वनि की चाल? 346 मीटर प्रति सेकेंड।
और वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि की चाल का डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे, अगली कक्षा हम 10-11 में करेंगे। बाकी प्रकाश की चाल में मतलब वायु की चाल भी याद रखिएगा आप लोग, इसको न्यूमेरिकल में आवश्यकता पड़ेगी। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? 346 मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग सीखते हैं त्वरण। त्वरण, ठीक है, त्वरण किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु होती है उसके वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन, यहाँ वेग परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन या वेग परिवर्तन कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब मान लीजिए, अब इसके हिसाब से परिभाषा के हिसाब से त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण इक्वल टू क्या जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा समय। अब इसका मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है ये? यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। मतलब इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि वस्तु का त्वरण a है, माना वस्तु का त्वरण क्या है? a है, और क्या है? और प्रारंभिक वेग मान लीजिए u तथा अंतिम वेग v है। तो परिभाषा के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, माना वस्तु का त्वरण a है, माना त्वरण क्या है? a है, और माना प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग बराबर u तथा अंतिम वेग क्या है? v, अंतिम वेग क्या है? v। अब उसके बाद देखिए, और समय क्या है? t, समय बराबर t। अब देखिए, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर हम लोगों को पता है, त्वरण एक मान लीजिए, फिर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा? समय। वेग में परिवर्तन बटा समय हो गया। अब देखिए वेग में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग है v और प्रारंभिक वेग है u। परिवर्तन मतलब क्या है? घटाना पड़ेगा, v माइनस u, ये हो गया वेग में परिवर्तन। और समय क्या है? t तो है ही अपना। देखिए वेग में परिवर्तन मतलब हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अलग से, क्योंकि वेग में परिवर्तन बराबर प्रारंभिक वेग, नहीं सॉरी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, इसको लिख लेंगे वेग, क्योंकि वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो a बराबर क्या आ गया? v माइनस यू बटा t। a बराबर क्या आ गया? v माइनस यू बटा में t। इतना हो गया त्वरण बराबर। ठीक है, अब इसका मात्रा देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आता है। देखिए दोस्तों, वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। दोनों में ही वेग का प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, मीटर प्रति सेकंड। फिर समय की मात्रा क्या होता है? फिर से सेकंड। ठीक है, आप देखिए मीटर पर सेकंड बटा सेकंड है। ठीक है, अब हम लोग भाग सीख लिए थे, भाग तो हम लोग पिछले कक्षा में किए ही हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके बटा हम 1 लिख लिए। ठीक है, 1 चला जाएगा ऊपर, सेकंड यहीं रह जाएगा, ये बाकी सेकंड यहाँ से नीचे आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए फिर सब लोग समझाते हैं। मान लीजिए हमको दिया है मीटर पर सेकेंड इतने के भागे सेकंड। ठीक है, भागे सेकंड दिया है। अब हम लोग क्या करते थे कि भाग में हम लोग सीखे थे, मान लीजिए किसी में भाग देना है, मीटर पर सेकंड है, मीटर ये बटा सेकंड। अब देखिए बटा सेकंड है, इसके उल्टा से गुणा कर लेंगे, इसके उल्टा से गुणा कर लेंगे तो वही जो भाग आएगा
वही होगा, हम लोग क्लास 7 के मैथ में पढ़ चुके हैं सब। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आएगा आप लोगों को कैसे आया इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कंडीशन और जान लेते हैं त्वरण में। अब त्वरण जो है देखिए, जो वेग होता है, वेग एक सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा में होती है। अब मान लीजिए जो वेग है वो इस दिशा में है v, मतलब मान लीजिए इस दिशा में है v, ठीक है, इस दिशा में v है, ठीक है। अगर इसी दिशा में त्वरण भी लग रहा है, त्वरण भी इसी दिशा में लग रहा है तो पॉजिटिव त्वरण होगा, ठीक है। अगर त्वरण इसके विपरीत लग रहा है ये क्या होगा, निगेटिव त्वरण होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे वेग की दिशा में त्वरण है, तो हमको कंडीशन क्या मिला, वेग की दिशा में त्वरण, वेग की दिशा में त्वरण, वेग की दिशा में त्वरण क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वेग की विपरीत दिशा में त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा, वेग की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम लोग कोई बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जब हम लोग एक्सीलेटर देते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर देते हैं तो क्या होता है, वक्त मतलब बाइक का कार का वेग बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, स्पीड बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए जब एक एक्सीलेटर देना बंद कर देते तो एक कंटिन्यूस स्पीड पे बाइक चलती रहती है, मतलब एक समान त्वरण उस पर लगा रहता है फिर भी, ठीक है। जब हम लोग बाइक चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें वेग 0 है, धीरे धीरे एक्सीलेटर आप लोग को पता है एक्सीलेटर मतलब त्वरण ही होता है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन हटते हैं, उसको घुमाते हैं हल्का सा तो धीरे धीरे बाइक चलना स्टार्ट हो जाती है, और घुमाते हैं और तेज बढ़ती है, और घुमाते हैं, मतलब एक्सीलेटर जितना हम लोग बढ़ाते हैं उतनी तेज वेग बढ़ता जाता है, मतलब वेग की दिशा में हम लोग क्या दे रहे हैं, एक्सीलरेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसी के विपरीत मान लीजिए हम लोग अपना जो एक्सीलरेशन होता है उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो वेग हमारा कम होता जाता है, ठीक है। मतलब एक्सीलरेशन क्या है, निगेटिव साइड हम लोग जा रहे हैं। या तो समझ सकते हैं, मान लीजिए हम लोग ब्रेक मारते हैं, जब हम लोग बाइक या कार में ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, जो वेग है वेग की दिशा की विपरीत दिशा में हम लोग मारते हैं ताकि बाइक रुक जाए, तो मतलब वेग की दिशा में विपरीत है, ठीक है। जब विपरीत दिशा में रहेगा तो निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। निगेटिव एक्सीलरेशन को दो तरफ समझ लीजिए, या तो जो बाइक है कार, इसका एक्सीलरेशन पेडल का मतलब आप पैर हटा लीजिए या तो हाथ से धीरे धीरे कम कीजिए, या तो ब्रेक जो मारते हैं वो भी एक निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। समझ गए, जब ब्रेक की दिशा में एक्सीलरेशन लगाएंगे तो जो बाइक का एक्सीलरेशन ऐडते हैं, जो हैंडल दिया जाता है उसमें हैंडल में, तो हमारा वेग बढ़ता जाता है। लेकिन जब उसको धीरे धीरे कम करते हैं, एक्सीलरेशन कम करते जाते हैं तो वेग हमारा कम होता जाता है, ठीक है। या तो समझ सकते हैं जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तब पर हमारा कम हो जाता है, ब्रेक जो मारते हैं वो भी एक तरह से एक्सीलरेशन हम कम कर रहे हैं उसको, ठीक है। जब वेग की दिशा में एक्सीलरेशन होगा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो वेग के विपरीत दिशा में होगा एक्सीलरेशन वो निगेटिव होगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो अपना समाप्त करते हैं, और आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो धन्यवाद।